हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम एनिसेंट और मेडिवल हिस्ट्री के प्रश्नों पर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं, इंडो यूनानियों के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है स्मारक, सेकंड में है शिलालेख, थर्ड में है सिक्के, फोर्थ में है साहित्यिक। तो जो है सिक्के ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कई यूनानी कुषाणों और शकों ने हिंदू धर्म के बजाय बौद्ध धर्म ग्रहण किया क्योंकि स्टेटमेंट रीजन वाइज क्वेश्चन है। उस समय बौद्ध धर्म प्रबल अवस्था में था। सेकंड में है, उन्होंने युद्ध और हिंसा को नीति को त्याग दिया था। और थर्ड में है, जातिग्रस्त हिंदू धर्म ने उन्हें आकर्षित नहीं किया। और फोर्थ में है, बौद्ध धर्म भारतीय समाज तक आसान पहुँच प्रदान करता है। तो इसमें से जो है ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जातिग्रस्त हिंदू धर्म ने उन्हें आकर्षित नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, डिटेल्स में देख लेते हैं। विकल्प सी सही है। इन विदेशी आक्रमणों के समय जो है भारतीय समाज जो है वो ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और बलिदानों में फंसा हुआ था। ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशील पर प्रतिबंध लगा दिया गया और समाज को कठोर रेखाओं पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रारंभिक वैदिक काल में प्राप्त स्थिति के बजाय जो है वो भारतीय समाज के निर्धारित स्थिति पर आधारित था। बाहरी आक्रमणकारियों को हिंदू धर्म के 4 वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया था, जिसने बौद्ध धर्म के एक अतिरिक्त लाभ दिया जो सभी के लिए खुला था। बौद्ध सिद्धांतों ने सभी को अपनी सामाजिक व्यवस्था में सामान्य स्थिति में शामिल किया। बौद्ध धर्म के इस खुले रवैये ने विदेशी आक्रमणकारियों को इसे अपनाने के लिए आकर्षित किया। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। चट्टान और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि जो है भारतीय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा संबंधित प्रथा का अनुकरण थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं, अखेमनी है फर्स्ट में, सेकंड में है यूनानी, थर्ड में है शक और फोर्थ में है पार्थियन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो अखमनी हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों के उत्कीर्ण लेखों के लिए लोक प्रदर्शन की वृद्धि जो है भारतीय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा अपनाई गई थी, संबंधित प्रथा का अनुकरण थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अखेमनी हो जाएगा। शाही फरमानों और महत्वपूर्ण ग्रंथों को चट्टानों और स्वतंत्रता स्तंभों पर अंकित कराने की प्रथा जो है वो अचमेनिद साम्राज्य में एक आम बात थी। यह जो है प्रथा भारतीय शासकों द्वारा जारी की गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा अधिक सीमित तरीके से किया। उदाहरण के लिए जो है अचमेनिडस अक्सर अपने आदेशों की पुरानी फारसी, एलामाइट और बेबीलोनियन के सहित कई भाषाओं में लिखते हैं। दूसरी ओर भारतीय शासक आमतौर पर केवल एक भाषा, आमतौर पर संस्कृत में अपने फरमान लिखते थे। इसके अतिरिक्त जो है अचमेनिडस अक्सर पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानी इलाकों जैसे दूर दराज के इलाकों में अपने फरमान लिखते थे। दूसरी ओर भारतीय शासक आमतौर पर शहर के द्वारों और मंदिरों जैसे अधिक सुलभ क्षेत्रों में अपने फरमान लिखते थे। इन मतभेदों के कुछ संभावित कारण भी हैं। तो एक संभावना यह है कि भारतीय शासक अपने फरमानों को व्यापक दर्शकों तक प्रसारित करने के बजाय स्थानीय दर्शकों तक पहुंचने के लिए अत्यधिक चिंतित थे। एक और संभावना यह है कि भारतीय शासक अपनी सैन्य विजय का जश्न मनाने के बजाय अपने शासन को वैध बनाने के लिए इन शिलालेखों का उपयोग करने में अधिक रुचि रखते थे। कारण जो भी हो, अचमेनिद साम्राज्य के पतन के बाद जो है सदियों तक भारत में चट्टानों और स्वतंत्र स्तंभों पर सही फरमान अंकित करने की प्रथा जारी रही। ये शिलालेख प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति दृश्य बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा भारत में लाए गए थे। ऑप्शन में है मुगल और मंगोलों द्वारा, सेकंड है अफगान और तुर्क द्वारा, और थर्ड ऑप्शन में है कुशंश, शाक और पार्थियन के द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन में है पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, कुशंश, शाक और पार्थियन द्वारा लाया गया था।
सलवार कुर्ता टोपिया जैसे सिले हुए कपड़े जो है ये लाया गया था। कुशंश शक और पार्थियन द्वारा। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। शक, कुषाण और पार्थियन सिले कुर्ते, सलवार, टोपी आदि जो है भारत के लिए तरह कपड़े लाया। यद्यपि सिले हुए कपड़े जो है वो कुषाण, शक और पार्थियन द्वारा भारत में लाए गए थे, लेकिन वे गुप्त काल में ही बहुत लोकप्रिय हो गए थे। सिले हुए वस्त्र उस काल में रॉयल्टी का प्रतीक बन गए थे। 18वीं शताब्दी में यूरोपियन लोगों द्वारा शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि को भारत में लाया गया था। कुषाण राजवंश अपने शुद्धतम सोने के सिक्के के लिए जाना जाता है। कुषाण भारत ग्रीक थे जो उत्तर पश्चिम भारत में शासन करते थे। कुषाण राजवंश देश के सिक्कों में एक क्रांति के साथ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में किसके द्वारा शासकों के नाम और चित्र को धारण करने वाले पहले सिक्के जारी किए गए थे? तो ऑप्शन में है इंडो ग्रीक, और सेकंड में है पार्थियन, थर्ड में है मौर्य और फोर्थ में है योधो। तो जो है ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडो ग्रीक द्वारा जो है सिक्के जारी किए गए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है इंडो ग्रीक द्वारा नाम और चित्र को धारण करने वाले पहले सिक्के जो हैं वो जारी किए गए थे। मौर्यों ने जो है वो चांदी और तांबे से बने 5 चिन्हित सिक्के जारी किए थे। इंडो ग्रीक ने सिक्कों पर शासकों के नामों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर नियंत्रण स्थापित किया। हालांकि 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाणों ने सोने के सिक्के के सबसे बड़ा कोष जारी किया जो सोने के सिक्के थे। आदिवासी गणराज्यों द्वारा भी सिक्के जारी किए गए थे, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के योद्धों। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में पुरातत्वविदों ने योद्धाओं द्वारा जारी किए गए कई हजार तांबे के सिक्कों का पता लगाया है, जो कि बाद के ब्याज और आर्थिक आदान प्रदान भागीदारी की ओर इशारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विदेशी राजवंश ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किया था? विदेशी राजवंश ऑप्शन में है पहलवी, सेकंड में है कुषाण, थर्ड में है यवन और फोर्थ में है शक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यवन हो जाएगा। यवन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यवन या इंडो ग्रीक ये भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजवंश था। वे भारत पर आक्रमण करने पहले राजवंश थे और उन्हें बैक्ट्रियन ग्रीक भी कहा जाता था। सोने के सिक्कों के अलावा उन्होंने गुलाम किए गए लोगों पर नए शासकों की शक्ति को बनाए रखने के लिए सैन्य शासन प्रथा भी शुरू की थी। उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जो है वो हेलेनिस्टिक कला की विशेषताओं को भी पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहता है कि युग, पुराण, महाभारत और बौद्ध साहित्य प्राचीन काल में हिंदी, यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक बातचीत के ऐतिहासिक विवरण प्रदान करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है यूनानियों ने भारतीय खगोल विज्ञान को प्रभावित किया था, लेकिन भारतीय मूर्तिकला को नहीं किया था। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है भारतीय साहित्य यूनानियों को यवन कहा जाता था। भारतीय साहित्य में यूनानियों को यवन कहा जाता था। ऊपर दिए गए कथनों में कौन से सही हैं? तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड जो है ये सेकंड जो है गलत है, रॉन्ग है ये। और थर्ड भी करेक्ट है, यानी कि भारतीय साहित्य में यूनानियों को यवन कहा जाता था, ये भी करेक्ट है। और युग, पुराण, महाभारत, बौद्ध साहित्य प्राचीन काल में हिंदी, यूनान यानी कि इंडो बातचीत के ऐतिहासिक विवरण प्रदान करते हैं। तो ये दोनों करेक्ट हैं, तो इसलिए 1 और 3 यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत यूनानी जिन्होंने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर नियंत्रण स्थापित किया। भारत में यूनानियों की भूमिका काफ़ी हद तक भारत पर सिकंदर के आक्रमण से जुड़ी है, जबकि ऐतिहासिक वृत्तांत सिकंदर के भारत में यूनानियों के आगमन का सुझाव देते हैं। युग पुराण, महाभारत और बौद्ध साहित्य से युक्त शास्त्रीय भारतीय साहित्य प्राचीन काल में इंडो ग्रीक बातचीत के ऐतिहासिक विवरण प्रदान करते हैं, इसलिए कथन 1 सही है।
इन लेखों के माध्यम से जानकारी से पता चलता है कि यूनानियों को स्वदेशी लोगों द्वारा यवन कहा जाता था। ये कथन 3 से सही है। भारतीय ज्ञान और संस्कृति यूनानियों का योगदान इतना गहरा है कि यह 2 सहस्त्र शताब्दियों से भी अधिक जीवित रहा है। भारत में ग्रीक बैक्ट्रियन के शासनकाल के दौरान जो है कौशल का एक पारस्परिक आदान प्रदान हुआ, जिसने भारत को मूर्तिकला बनाने में ग्रीक विशेषज्ञता के साथ लाभान्वित किया। यूनानियों ने औद्योगिक तकनीकों को शुरू करने से खगोल विज्ञान के विकास और गंधार मूर्तिकला के महान शाखा के निर्माण के रूप में भारतीय बुद्धि और सांस्कृतिक विरासत के लिए मूल्य जोड़ा, जिसका जो है प्रभाव एशिया के सुदूर कोनों में प्रवेश किया। इसलिए कथन सेकंड रॉन्ग था। ग्रहों के गोलों से घिरी गोलाकार पृथ्वी की ग्रीक अवधारणा में वराह मिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे खगोलविदों और प्रभावित किया। ग्रीक कलात्मक दृष्टिकोण ने बौद्ध परंपरा से भारतीय कला की काफ़ी हद तक प्रभावित किया और बाद में गुप्त काल में कायम रहा। यूनानी भारतीय मूर्तिकला में बुद्ध के अपने अभिनव और मानवरूपी प्रतिनिधित्व के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गंधार कला जो है वो बौद्ध दृश्य कला की शैली जो अब उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान में पहले शताब्दी ईसा पूर्व में 7वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई थी। और ग्रीको रोमन मूल की शैली जो है वो कुषाण वंश के दौरान बड़े पैमाने पर विकसित हुई प्रतीत होती है। और मथुरा उत्तर प्रदेश भारत में कुषाण कला के एक महत्वपूर्ण लेकिन भिन्न विद्यालय के साथ जो है समकालीन थी। गंधार शाखा ने शास्त्रीय रोमन कला से कई रूपांकनों और तकनीकों को शामिल किया, जिसमें बेल स्क्रॉल, माला वाले करूब, ट्राइटन और सेंटार शामिल हैं। हालांकि मूल प्रतिरूप जो है भारतीय बना रहा। कुषाण राजाओं के शासनकाल के दौरान पेशावर और मथुरा के आसपास निचली काबुल घाटी और ऊपरी सिंधु पक्ष के क्षेत्र में गंधार कला और मूर्तिकला का बहुत विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस साम्राज्य के तहत गंधार कला की शैली पनपी थी? ऑप्शन में है कुषाणों के समय, सेकंड में है गुप्तों के समय, थर्ड में है अकबर के समय और फोर्थ में है मौर्यों के समय। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट है वो दिख ही रहा होगा जो है। इनमें से किस साम्राज्य के तहत गंधार कला शैली पनपी थी? तो कुषाणों के समय पनपी थी। कुषाण वंश के दौरान गंधार कला का विकास हुआ। की पॉइंट्स देखते हैं। गंधार कला शैली का संबंध जो है वो महायान बौद्ध धर्म से था और इसलिए इस कला का मुख्य विषय बोधिसत्व और भगवान बुद्ध थे। इस प्रकार इस कला का निष्पादन की अवधारणा जो है विदेशी थी और शैली भारतीय थी। गंधार कला शैली एक उदाहरण बमियान युद्ध की मूर्तियां हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कनिष्क कुषाणों का सबसे महान शासक था। उन्होंने इस शैली को संरक्षण दिया। शैली यथावर्त पर आधारित है, जिसमें ग्रीक और रोम शैलियों पर बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तख्ते बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? ऑप्शन में है ईरान, सेकंड में है पाकिस्तान, थर्ड में है भारत, फोर्थ में है अफगानिस्तान। तो सेकंड हो जाएगा, हाईलाइट हो रहा है। तख्ते बही बौद्ध मठ जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। ये मार्तन खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में स्थित है। डिटेल्स में देखते हैं। यह गंधार के सभी बौद्ध धर्म के सबसे प्रभावशाली अवशेषों में से एक माना जाता है और इसे 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। बौद्ध मठ की स्थापना जो है पहली शताब्दी सी में हुई थी और इसके निर्माण को भारत पार्थियन साम्राज्य द्वारा वित्त पोषित किया गया था। मठ और राज्य के साम्राज्य में ये जो है हुआ था। आगे देखते हैं। पार्थियन साम्राज्य में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद राज्य की स्थापना जो है गोंडोफेरसे ने की थी और जो है पाकिस्तान में तक्षशिला और अफगानिस्तान में काबुल इसकी राजधानियां थीं। पहली शताब्दी ईसा में कुषाणों द्वारा आक्रमण
किए जाने पर राज्य का पतन शुरू हो गया और 3वीं शताब्दी ईस्वी में ससानियों के आक्रमण से यह समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहनों के राजनीतिक प्रशासन के संबंध में गालमिका है तो क्या है? ऑप्शन में है राजा की उपाधि, सेकंड में है बौद्ध भिक्षु, राज्य के राज्यपाल और थर्ड में है ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन। तो यही सही हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन करेक्ट हो जाएगा। सातवाहन के राजनीतिक प्रशासन के संबंध में गालमिका है तो ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन। डिटेल्स में देखते हैं, गालमिका जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासक थे। वो 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिकों वाले सैन्य दल के प्रमुख थे। गालमिका जो होते थे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो ऑप्शन में है मुगल, सेकंड में है सातवाहन और थर्ड में है मौर्य और फोर्थ में है कुषाण। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कुषाण हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो कुषाण थे। डिटेल्स में देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर को। रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण वंश ने लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया था। उस समय किसी भी अन्य शासक की तुलना में प्राचीन रेशम मार्ग पर उनका सबसे अच्छा नियंत्रण था। सत्ता के उनके 2 प्रमुख केंद्र थे, एक पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी उनके राज्यों में आ गया था। कुषाण शासन के दौरान जो है रेशम मार्ग की एक शाखा सिंधु नदी के मुहाने पर मध्य एशिया से बंदरगाह तक फैली थी। इन बंदरगाहों से रेशम को पश्चिम से रोम की ओर भेजा जाता था। कुषाण सोने के सिक्के जारी करने वाले शुरुआती शासकों में से एक थे। इन सोने के सिक्कों का इस्तेमाल व्यापारी रेशम मार्ग के किनारे करते थे। कनिष्क दूसरे अशोक के रूप में भी जाने जाते थे और सबसे प्रसिद्ध ये कुषाण शासक थे। एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं, मुगल राजवंश, मुगल ने भी मंगोल, अरबी मंगोल, तुर्की मंगोल मूल के मुस्लिम राजवंश का उल्लेख किया, जिन्होंने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में 18वीं शताब्दी के मध्य तक अधिकांश भारत पर शासन किया। मुगल राजवंश की स्थापना बाबर नाम के एक चगताई तुर्क राजकुमार ने की थी। मुगल साम्राज्य का उत्कृष्ट काल क्या था? तो उत्कृष्ट काल था 1526 से 1530 बाबर का टेन्योर था और 1530 से 1556 हुमायूं का टेन्योर था। 1556 से 1605 तक अकबर का टेन्योर था और 1605 से 1627 एडी तक जो है जहांगीर का टेन्योर था और 1628 से 58 ये शाहजहां का टेन्योर था और 1659 से 1707 तक औरंगजेब का टेन्योर था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 3वीं शताब्दी में की थी। इसे जो है आंध्र के नेम से भी जाना जाता था सातवाहन वंश को। इस सातवाहन काल में ब्राह्मी आधिकारिक भाषा थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो सिकंदर के सेनापति को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, प्रशस्त और वंशावली किस राज्य के शिलालेखों में अनुपस्थित है? ऑप्शन में है चेर, सेकंड में है गुप्त, थर्ड में सातवाहन और फोर्थ में पांड्य है। ऑप्शन ए हाईलाइट हो रहा है, यही करेक्ट आंसर है इसका, चेर वंश। प्रशस्त और वंशावली किस राज्य के शिलालेखों में स्थित है? तो चेर राज्य के। की पॉइंट देख लेते हैं, प्रशस्त अपने शासकों की प्रशंसा में कवियों द्वारा रचित शिलालेखों की एक भारतीय शैली है। अधिकांश प्रशस्तियों में शासकों के पूर्वजों का भी उल्लेख मिलता है। इसे वंशावली कहते हैं। प्रशस्त और वंशावली चेर शिलालेखों में अनुपस्थित है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि चेरों ने उत्तराधिकार को मातृवंशीय व्यवस्था का पालन किया। चेर तमिल मूल के प्राचीन द्रविड़ राजवंश थे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं,
इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किए हुए शिलालेख में हम प्रसिद्ध गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी की नासिक प्रशस्ति लोकप्रिय है। और वहीं बेलकुडी शिलालेख पांड्यों की प्रशस्तियों का एक उदाहरण है। हर्ष ने किस सभा में अपना सारा सामान दान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने किस सभा में अपना सारा सामान दान में दे दिया था? ऑप्शन में कन्नौज की सभा, इनमें से कोई नहीं, प्रयाग की सभा, थानेश्वर सभा। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रयाग की सभा में जो है अपना सारा सामान जो है दान में दे दिए थे। हर्षवर्धन थानेश्वर के पुष्यभूत वंश का एक लोकप्रिय शासक था। हर्ष ने 1606 से 647 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया था। उसने अपना साम्राज्य उत्तर में पंजाब, कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैलाया था। पश्चिमी गंगा के मैदान में स्थित अपनी राजधानी कन्नौज से हर्ष ने अपने साम्राज्य पर शासन किया। कन्नौज सांस्कृतिक पहलुओं के साथ साथ कृषि संसाधनों में भी समृद्ध था। उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और स्तूपों, मठों और राज अस्पतालों का निर्माण किया। उन्होंने अपना सामान जनता के कल्याण के लिए दान में दे दिया। उन्होंने उपहार दान करने के लिए हर 5 साल में धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। प्रयाग की सभा में, जिसे महामोक्ष परिषद के रूप में जाना जाता था, उन्होंने अपना सारा सामान दान में दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिल सिद्धों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा गया है, तो ध्यान से देखेंगे। तिरुमूलर तमिल सिद्धों में सबसे महान था, ये फर्स्ट में कहा गया है। सेकंड में देखते हैं क्या गया है, तो तमिल सिद्धवाद ब्रह्मांडवाद विरोधी और कर्मकांड विरोधी विशेषताओं को दर्शाता है। और थर्ड में कहा गया है, तमिल सिद्धों ने तमिल देवता शिव और मूर्खन के महत्व पर जोर दिया है, ये थर्ड में कहा गया है। फोर्थ में कहा गया, तमिल सिद्धों के मुख्य केंद्र तोडुनाडु और पांडीनाडु थे, तो ये नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये करेक्ट है, यानी नहीं है पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तमिल सिद्धों के प्रमुख केंद्र तोडुनाडु और पांडुनाड थे। सिद्ध शब्द की उत्पत्ति जो है मौखिक संस्कृत मूल साध सिद्ध से हुआ, जिसका अर्थ है अनुभूत, सफल होना या पूर्णता। वह मूल रूप से अपने धार्मिक सामाजिक सोच में ब्राह्मणवाद विरोधी हैं। तमिल को अपने जीवन के कई तरीकों से सिद्धार्थ की परंपरा का पालन पोषण करना है, इसलिए कथन दोष जो है वो सही है। 18 सिद्ध है जिनमें तमिल परंपरा के अनुसार सिद्ध चिकित्सक स्तंभ के रूप में जाना जाता है। उनके सटीक समय युग पर कोई सहमत नहीं है। लगभग सभी सिद्ध सभी सृष्टि की एकता यानी एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं और उन्होंने प्रेम और सेवा के दर्शन का प्रचार किया, मूर्ति पूजा की निंदा की। लगभग सभी सिद्धों के गीतों की रचना गोधूल भाषा में की गई थी। तमिल सिद्ध योगी तिरुमूला का विशाल काम, जिसका काम तिरुमंतिरम सेवकैनन पन्नीर तिरुमुराई का हिस्सा है और तमिलनाडु में शैव सिद्धांत के 12वीं शताब्दी के दर्शन में मूल में है। तिरुमंत्रम यानी कि तिरुमंत्रम इस शैव का संत द्वारा लिखित तमिल में लगभग 3000 श्लोकों का संग्रह है। तिरुमूलर को रहस्यवादी तमिल सिद्ध परंपरा में 18 सिद्धों में एक माना जाता है। यह पहली सहस्त्र शब्दावली है। शिव के तमिल शैव को भक्ति आंदोलन में 63 शैव नयनसार संतों में से एक के रूप में भी रैंक करता है और अतः कथन 1 और 3 जो है वो सही है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तमिल परंपरा के अनुसार जो है सिद्ध चिकित्सक स्तंभ माने जाने वाले 18 सिद्धों की सूची नीचे दी गई है। अगथियार जो थे, इन्हें तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। इन्होंने अगथियम नामक प्रथम तमिल व्याकरण का संकलन किया था। नेक्स्ट, उन्हें भगवान शिव के प्रत्यक्ष शिष्य भी माना जाता है। अब नेक्स्ट है थिरुमूलर। इन्हें रहस्यवादियों का राजकुमार भी कहा जाता है। उन्हें नंदी देवर का शिष्य भी कहा जाता है। उनकी कृत जो है थिरुमंथिरम शरीर और आत्मा से संबंधित है। थिरुमंथिरम को तांत्रिक योग या बाइबल माना जाता है। थिरुमंथिरम को तांत्रिक योग की बाइबल माना जाता है। फिर आ जाते हैं थर्ड पर बोगर को थिरुमूलर वंशज माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बोगर ने चीन की यात्रा की और चीन में आध्यात्मिक दर्शन का प्रचार किया।
4th पे आ जाते हैं कोंगनार। कोंगनार को बोगर का पुत्र माना जाता है। इनका काल ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी के आसपास बताया जाता है। फिर आ जाते हैं 5th पे कोंगनार तो हो गए थे। उन्हें 40 से अधिक पुस्तकें लिखी। कोंगनार ने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी जो कीमिया और जीवन के अमृत मुक्कों से संबंधित हैं। फिर आ जाते हैं 5th पे थेयरयार आ जाते हैं। थेयरयार को ज्योतिष, रहस्यवाद, कीमिया, चिकित्सा और भाषा जैसे कई क्षेत्रों का स्वामी माना जाता है। उनकी विद्वता और भाषा शैली अद्वितीय मानी जाती है। फिर कोराकर आ जाते हैं। उन्हें कोरकनाथर भी कहा जाता है। पूर्ण लेहम चूर्णम जैसे तैयारों में उन्होंने कंजा, कोरकर, मूली, भारतीय भांग का इस्तेमाल किया और इसलिए जड़ी बूटी का नाम उनके नाम पर रखा गया था। फिर आ जाते हैं करऊरर। उन्हें करऊरर थेवर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने तंजौर मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी स्मृति में तंजौर बड़े मंदिर में एक विशेष मंदिर सिद्धार सन्निध बनाया गया है। फिर आ जाते हैं एडेक्कादार। उन्हें एडाईकड्डू और सिद्धर के नाम से भी जाना जाता है। रसावथम और काया परकम के प्रगत उनका योगदान उल्लेखनीय है। फिर छत्त मुनि आ जाते हैं। इन्हें जो है कामली चट्टा मुनि, कहलात छत्त मुनि और सत्तानदार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है सत्यमुनि पिनिज्ञानम जो 100 है, सत्यमुनि वधा कव्यम 1000, सत्यमुत्तम यथा सत्रम 200 और सत्यमुत ज्ञान विलक्कम 51 है। सुंदरनार को देखते हैं, सुंदरनार के बारे में। सुंदरनार को शेरुमेंद्र सिद्धू के नाम से भी जाना जाता है। उनके योगदान है सुंदरनार शिव ज्ञान योगम 32 और सुंदरनार वाक्यम सूत्रम 64। फिर रामदेवर आ जाते हैं। इसे याकूब के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कायाकल्प के विकास से भी योगदान दिया था। पम्बत्ती के बारे में देखते हैं। छत्त मुनि को पम्बत्ती गुरु माना जाता है। उनके कार्यों में सिद्धों की 8 अद्वितीय शक्तियों को, अंतिम सिद्धियों को उल्लेख किया गया है। फिर मच मुनि आ जाते हैं। इन्हें नोडी सिद्धार के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म स्थान पांडव साम्राज्य में मचाई देशम में माना जाता है। फिर कुदुम्बई आ जाते हैं। इनका जन्म स्थान समाधि वायरम है और इनका प्रमुख योगदान कुंदबाई सिद्धार पडलगल है। आजुगन्नी सिद्धार आ जाते हैं। इन्हें अजुगई सिद्धार के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रमुख योगदान सिद्धार ज्ञान को आई है। अगापाई सिद्धर के बारे में देखते हैं। कोराकर उनके गुरु माने जाते हैं। उनका योगदान मुख्य रूप से ज्ञान सिद्धि के बारे में है। फिर नंदीदेवर को भगवान शिव का प्रत्यक्ष शिष्य माना जाता है। उनका योगदान नंदी कैले ज्ञानम 1000 से है। काका पुसुंदर, उन्हें पुसुंदर के नाम से भी जाना जाता है। उनका प्रमुख योगदान पुसुंदर के नाम विलक्कम 80 और पुसुंदर ज्ञानम 19 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के पतन के बाद किस वंश ने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया? पाल वंश के पतन के बाद ऑप्शन में है सेन वंश, गौर वंश, इलियास वंश, गणेश वंश। ऑप्शन ए हो जाएगा सेन वंश ने किया, शासन स्थापित किया। पाल वंश के पतन के बाद जो है सेन वंश ने अपना शासन स्थापित किया। इसका नेतृत्व राजा विजय सेन ने किया था। सेन वंश ने 11वीं और 12वीं शताब्दी में बंगाल पर शासन किया और वो एक रूढ़वादी हिंदू थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। आज वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। अगर वीडियोज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।